हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन फाइनल हो चुका है कि अब एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर में एलटी ग्रेड का भी और टीजीटी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टीजीटी और एलटी ग्रेड के मैं साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। पेड बैच भी चल रहा है और यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेशन चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, सर जैसा हमारा यूपीटीजीटी में मेजर टेस्ट आता है तो एक बार सर उस टेस्ट की प्रैक्टिस करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो मैं मेजर टेस्ट में देता हूँ। देखो, मेजर टेस्ट में क्या होता है कि मैं आपको मेजर टेस्ट में 80 क्वेश्चन का एक पेपर देता हूँ। कितने क्वेश्चन का? 80 क्वेश्चंस का, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, केमिस्ट्री का, किसी का भी हो, 80 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। तो आज उस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या वो चैप्टर वाइज आते हैं, मिक्सअप आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो ओवरव्यू देने वाला हूँ और उन क्वेश्चन को सॉल्व करा के आपको बताने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला आता है फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट 125 क्वेश्चन का या फिर 120 क्वेश्चन का, जैसे भी आपका एग्जाम पैटर्न होता है उस पर आता है। फिर आता है आपका मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में मैं 80 क्वेश्चंस देता हूं और 80 क्वेश्चंस के लिए भी हमारी जो टाइमिंग होती है 2 आवर्स की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और आते हैं जो होते हैं हमारे माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट में होते हैं 40 क्वेश्चंस। तो अगर कभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो 40 क्वेश्चंस के साथ आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम टाइम में अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो मेजर टेस्ट के लिए शुरू करने वाले हैं और मेजर टेस्ट में होते हैं 80 क्वेश्चन। दिस इज द वीडियो नंबर 1। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे उतने हम देखेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं वीडियो नंबर 2 में आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे यूनिक व्यूवर हैं, जब मैं डाटा देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे यूनिक व्यूवर हैं जो आए यूट्यूब चैनल पे बट सब्सक्राइब नहीं किया। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको वैल्यूएबल लग रही है, कंटेंट वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में बताना कि कंटेंट कैसा था। आप मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर दें। देखिए, आपके सपोर्ट से ही हम कुछ बन सकते हैं, हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। वो केवल आपके सपोर्ट से है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, फीडबैक नहीं देंगे, हमें कैसे पता लगेगा हमारा कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल था कि नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपके व्यूज़ हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं है तो जुड़ जाइए ताकि आपको सारे नोट्स मिल सके, प्रैक्टिस शीट, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर 2-3 ग्रुप हैं, जिसमें एक ग्रुप है लाइब्रेरी का, जहाँ पर आपको सारे नोट्स, बुक्स वगैरह मिल जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शीट मिल जाती है, सारे कुछ वहाँ पर मिल जाता है। लाइव क्लास और मॉक टेस्ट के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप टेलीग्राम पर जाओ, स्टार्टअप क्लासेस 02 सर्च करो, वहाँ से जो पहला ग्रुप आएगा जिसके साथ ये वाला लोगो आएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये स्कैन कोड है यहाँ पे, तो इसके थ्रू भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के बाद आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, आपको सारा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। आप अपने डाउट्स भी अगर कुछ हैं तो वो भी वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आपका हमारा मेजर टेस्ट आज जो हम शुरू करने वाले हैं। तो मेजर टेस्ट में देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि 80 क्वेश्चंस आते हैं और ये मेजर टेस्ट जो होगा फ्रेंड्स, ये दोनों को कंटेंट करता है। दोनों को मतलब कि इसमें एलटी ग्रेड के क्वेश्चंस भी और टीजीटी के भी। क्यों? क्योंकि देखो, एलटी ग्रेड में तो टीजीटी के सारे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों टेस्ट के लिए, आपके दोनों पेपर्स के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी सा आता है। CS3CO CS3 का IUPAC नेम क्या है? फ्रेंड, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि IUPAC नेम में हम कॉमन नेम ही क्लिक करके आ जाता है। कॉमन नेम क्लिक नहीं करना, IUPAC नेम क्लिक करना है। तो इन्होंने कंपाउंड दिया CS3CO CH3। अगर हम इसको देखें तो फ्रेंड्स, ये कीटोन फैमिली क्या है? किसका है? कीटोन फैमिली का। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है उसमें जो CS3 में जो CO लगा हुआ है इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, और जो कीटोन फैमिली होता है उसका क्या सिंबल होता है? RCOR, ये होता है। अब ये देखिए, बिल्कुल इसी को एग्जैक्ट डिनोट कर रहा है। तो किस फैमिली का है? कीटोन। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है 2-प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्यों? सुनिए ध्यान से, इसमें कितने, आप मुझे बताओ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन आया। और सेकंड नंबर पे जो एक कीटोन ग्रुप आ रहा है, इसकी वजह से 2-प्रोपेनॉन इसका IUPAC नेम है। सो व्हाट विल बी द आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, कुछ लोग कहेंगे सर एसीटोन भी सही है। जो इसमें एसीटोन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये इसका कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम है एसीटोन। ठीक है, तो IUPAC नेम क्या है इसका? IUPAC नेम है 2-प्रोपेनॉन, बाकी है ये एसीटोन इसका कॉमन नेम। अब बात करते हैं डाइमिथाइल कीटोन, ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, ना कॉमन नेम है ना कुछ। ठीक है, प्रोपेनल ये है ही नहीं, क्योंकि ये कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। प्रोपेनल होता है एल्डिहाइड के लिए। ठीक है,
चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था फ्रेंड्स। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या है, ये कहना है फिडेलक्राफ्ट एल्किलेन में AlCl3 के अतिरिक्त अन्य अभिकर्मक क्या है। तो देखो क्वेश्चन आया है फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन से, तो ऑब्वियसली जब फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन से क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि भाई फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन हमें इंपॉर्टेंट है और हमें इसको पढ़नी है, अच्छे से इसको हमें तैयार करके अपने पास रखनी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन में AlCl3 तो यूज़ होता है, उसके अलावा क्या होता है। तो मेनली AlCl3 तो यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो तो एक हैलोजन कैरियर के रूप में यूज़ होता है। बाकी चीज़ क्या है, तो ये जो रिएक्शन होती है वो किस कंपाउंड्स के बीच होती है, किन सब्सटेंसेस के बीच होती है। तो फ्रेंड देखो, ये जो एल्किलन है ये क्या होता है एक्चुअली, ये बेंजीन के ऊपर हेलो एल्केन्स की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है, हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है एल्किल बेंजीन। जो भी हमारा एल्किल ग्रुप होता है वो बेंजीन पर जुड़ जाता है, एल्किल बेंजीन बनता है और साथ में हमारा HCl या फिर हेलोजन एसिड निकल जाता है। अगर हेलोजन क्लोरीन है तो HCl निकलेगा, अगर ब्रोमीन है तो HBr निकलेगा। ये रिएक्शन है। तो अब इसमें से कौन सा सही होगा, देखो पहले में है C6NH3, गलत, NH3 नहीं हो सकता क्योंकि हमें हेलो एल्केन चाहिए। C6H6CH3COCl ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है ये हमारी फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन में यूज़ होती है। किस में यूज़ होती है, एसिलेशन में, और इसे हम ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। फिर आता है C6H6CH3Cl, बिल्कुल सही, यही हमारा कंपाउंड यूज़ होना है। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखो ये हमारा C6H6 क्या है, बेंजीन, और CH3Cl ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन, और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि एक हेलोजन कैरियर की तरह काम करता है। तो हेलोजन कैरियर का मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन में CH3Cl में से जो AlCl3 है Cl को एक्वायर कर लेता है, Cl को पकड़ लेता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो जब Cl को ये ले जाता है AlCl3 तो CH3 अकेला होकर किसके पास जाके जुड़ जाता है, बेंजीन के पास, और बेंजीन के पास जहाँ जुड़ता है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो ये बन जाता है C6H5CH3, और यहाँ से बाद में HCl निकल जाता है। सो दिस इज द रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर कीजिएगा, ये है फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अनिश्चितता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हु प्रपोज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपको पता ही होना चाहिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया, कब दिया और ये है क्या। सो फ्रेंड, इट वाज गिवन बाय द हाइजेनबर्ग। ये किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था, और हाइजेनबर्ग ने ये दिया था 1927 में। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि भाई जो हमारा एक पार्टिकल है कोई भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी का एक साथ निर्धारण करना बिल्कुल असंभव है, मतलब उसको एक साथ बताना पाना मुश्किल है। ओके, द पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमल्टेनियसली। एक साथ इनको निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। द product of the uncertainty in the position and uncertainty into the velocity is greater than equal than h upon 4 pi। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई अगर हम ये मान के चलें कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी x है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी p है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा इनका वो h अपॉन 4 पाई से ज़्यादा या उसके बराबर होगा। तो ये आ जाता है। अब यहाँ से एक और बन जाता है डेल्टा x इंटू m डेल्टा v भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास चेंज होता है वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो डेल्टा वी लिख दिया और इट इज़ ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। अब यहाँ से देखो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल्टा x, और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इट विल बी h अपॉन 4 पाई m। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मेन इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। परमाणु क्रमांक 24 वाले तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ये कह रहे हैं परमाणु क्रमांक जिसका 24 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, अगर उन्होंने केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमेशा वही बता के आना है। अगर वो पूछे कि स्टैंडर्ड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, तो फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है तो उसके बाद बता के आना है। चलिए समझते हैं। इन्होंने पूछा एटॉमिक नंबर 24 के लिए, तो फ्रेंड्स 24 पे जो होता है वो होता है क्रोमियम। कौन होता है, क्रोमियम Cr होता है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है AR मतलब
आर्गन गैस यहाँ तक का कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है 3d4 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d4 4s2। ये इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल स्टेट में। अब होता क्या है 3D में, हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसके 5 ऑर्बिटल में 4 हैं क्योंकि ये 3d4 है और S वाले में 2 हैं। तो ये क्या करता है, एक इधर उठा लेता है, लेकिन कब? केवल एक्साइटेड स्टेट में। केवल एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाता है, इधर से इधर चला जाता है, यहाँ चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाता है, अब ये 3D की बजाय 3d5 हो जाता है और 4s1 रह जाता है, यहाँ से हट जाता है 4s1। ठीक है, तो ये रह जाता है 3d5 4s1। लेकिन ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक्साइटेड स्टेट के लिए है। किसके लिए है ये सारा का सारा? एक्साइटेड स्टेट के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है? AR 3d4 4s2। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? आंसर होगा बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड ये ध्यान देना, अगर नॉर्मल स्टेट में पूछा है तो नॉर्मली बता के आना है, एक्साइटेड स्टेट वाला एक्साइटेड स्टेट में बता के आना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो नॉर्मली जो होता है वो ये होता है, बट एक्चुअल में कौन सा होता है? एक्चुअल में ये वाला होता है। ठीक है, क्योंकि ये हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लेता है। अब ऐसा सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप डी से रिलेटेड हैं और वो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं अपना। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि भाई एक अगर मेरे पास कमी है तो एक बाहर वाले से खींच लो, अंदर ले लूँ और मैं स्टेबल हो जाऊँ। ये चीज़ इनमें चलती है। 3D वालों में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, 2 में, एक तो CR में और एक CU में, क्रोमियम में एंड कॉपर में, और उसके अलावा और भी हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइसोटोन में कौन समान होता है? व्हाट इज द कॉमन अमॉन्ग द आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या होता है फ्रेंड्स? आइसोटोन होता है सेम न्यूट्रॉन्स वाले, जिसमें न्यूट्रॉन सेम होता है। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी। तो फ्रेंड ये देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ आइसोटोन पूछा गया है। आइसोटोन का मतलब सेम न्यूट्रॉन, ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसके अलावा जो टर्म्स आती है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले आती है आइसोटॉप, फिर आती है आइसोबार्स, फिर आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके, फिर आती है हमारी आइसोटोन्स। तो ये जो सब मतलब टर्म्स हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक और आती है आइसोईस्टर्स। अब आइसोईस्टर्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये टर्म्स क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, विद एग्जाम्पल ये आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आइसोटोन्स का तो बता दिया मैंने, जिनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। ऐसे जनरली क्या होते हैं? ये होता है कि भाई एक सबस्टेंस हमारा जनरल है, दूसरा जो सबस्टेंस है सेम न्यूट्रॉन वाला, उसमें जनरली उसका आइसोटॉप होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 है, निम्नलिखित में से जड़ का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्रमशः क्या है? ये कह रहे हैं, देखो भाई एक सबस्टेंस था BXA, जहाँ A क्या था इनका? A था एटॉमिक मास और मास नंबर, और B क्या था यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो अब ये जो X है ये किस में गया? ये एक रेडियो एक्टिव डीके में गया, इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो Y बन गया, और Y में से एक बीटा पार्टिकल निकल के Z बना। तो ये कहना है Z में आपको A और B के रिस्पेक्ट में बताना है कि क्या बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारा ये सबस्टेंस था BXA और इसमें से अगर हम एक अल्फा पार्टिकल निकालते हैं फ्रेंड्स, तो अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद हमें ये पता है कि जो ये Y बना उसमें एटॉमिक मास में तो आती है 4 की कमी, दैट विल बी A-4, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसमें आती है 2 की कमी, दैट विल बी B-2। ये रह जाएगा। समझ गए ना? एक अल्फा पार्टिकल निकलने से इतनी सब चीज़ की कमी आती है, तो ये रह गया। ओके, अब कहते हैं कि भाई इसमें भी अगर एक बीटा पार्टिकल आपने निकाल दिया तब क्या होगा? एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो एक बीटा पार्टिकल निकालने से, ठीक है, एक बीटा पार्टिकल निकालने से सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर में एक नंबर बढ़ जाता है, घटता नहीं है, एक नंबर बढ़ जाता है। तो हमारा जो जेड आएगा उसमें एटॉमिक मास तो सेम रहेगा A-4, कोई चेंज नहीं होगा बीटा के कारण। ठीक है, लेकिन जो हमारा इसका एटॉमिक नंबर है उसमें क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, इट विल बी B-1। ये क्या रह जाएगा? B-1 रह जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ जेड के लिए? जेड के लिए ऑप्शन हुआ डी, A-4 है हमारा, ये हमारा मास नंबर, और B-1 है हमारा एटॉमिक नंबर। इट इज़ जेड एंड इट इज़ ए।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। इसमें तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन एक एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल निकाला था, तो इजी था। आगे 2 4 6 अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इस तरह से निकाल के आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बी और ए था, वहाँ पे कोई नंबरिंग दे देंगे, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो इतनी भी कोई बड़ी रॉकेट साइंसेस में थी नहीं, इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये जो मैं स्टैंडर्ड दे रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये ना मत समझो कि ये कि भाई बस ये ही आ रहे हैं या इतना लो एग्ज़ाम लेवल है, नहीं। मैं क्वेश्चंस का टाइप दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के टाइप में मैं आपको सब चीज़ें बताते चल रहा हूँ कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये चीज़ें ध्यान देनी है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से किस आयन में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इनमें से सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किस में है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमें कौन कौन सा दिया? एक तो Fe2 पॉजिटिव, एक Mn2 पॉजिटिव, एक Cu2 पॉजिटिव, एक Cr2 पॉजिटिव, ये सब दे दिए। अब 2 पॉजिटिव हैं जनरली आयंस, केवल Cu का पॉजिटिव है, बढ़िया बात है। अब इनके आयंस का क्या मतलब है कि सबने अपने नॉर्मल स्टेट वालों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं और इजीली हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं Fe की, नॉर्मल स्टेट में इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है, ये तो सेम ही रहेगा। और नॉर्मल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, ये होता है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ किसकी? मैग्नीज की, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीज का क्या होता है? मैग्नीज का होता है 25, इसका होता है 3d5 4s2। ठीक है, और इसके बाद आता है कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का होता है 29, इसका होता है 3d9 4s1 4s2। ठीक है, अगर 3d10 करोगे तो 4s1 हो जाएगा। कॉपर की बात करें, क्रोमियम की बात करें तो ये हो जाएगा 3d4 4s2। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बनाया ये नॉर्मल स्टेट में। अब इनके आयंस की बात करते हैं। तो अगर देखो Fe का हमारा 3d6 और 4s2 है, अगर मैं इसका 2 पॉजिटिव बनाऊंगा तो कौन से जाएंगे? 4s वाले जाएंगे। तो Fe2 पॉजिटिव के लिए क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 3d6 बचेगा। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s वाले दोनों निकल गए, क्या बचा? 3d5 बचा। अगर मैं Cu पॉजिटिव की बात करूं तो इसमें भी क्या बचा? 3d9 बचा। और अगर क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करूं तो 3d4 बचा। अब इसमें यह बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें बताना है। सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड किस में है? ओके, तो शुरू करते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ D6 की, तो D6 में क्या होगा कि भाई जो हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर्ड हुए? 4 अनपेयर्ड हुए। कितने अनपेयर्ड हुए? 4। उसके बाद करते हैं 3d5 की बात करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, सबके डब्बे बना लेता हूँ पहले। ठीक है, क्रोमियम के लिए, कॉपर के लिए भी मैं यही बना लेता हूँ। 3d9 है ना, तो इसका भी बॉक्स यहीं पे बना लेंगे। और जो हमारा क्रोमियम है 2 पॉजिटिव 3d4, इसके लिए भी बॉक्स यहीं पे बना लेंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। चलो भाई शुरू करो। देखो एक का मैंने बना दिया 3d6 वालों का, तो इसमें 4 अनपेयर्ड आए। ठीक है, क्योंकि पहले वाले जो 2 है वो पेयर्ड है। 3d5 की बात करते हैं। 3d5 में क्या होगा? सभी ऑर्बिटल में एक एक 5 अनपेयर्ड आते हैं, इसमें 5 आ गए। ठीक है, 3d9 की बात करते हैं। 9 का मतलब क्या है कि जो डी ब्लॉक है उसमें से एक अनपेयर्ड है, सिर्फ एक अनपेयर्ड। ठीक है, जबकि ऐसा लग रहा था 3d9 है तो ज़्यादा अनपेयर्ड होनी चाहिए, लेकिन एक अनपेयर्ड है। बात करते हैं 3d4 की। 3d4 में क्या है कि केवल 4 है, तो इसमें 4 ही अनपेयर्ड है। तो अगर मैं बात करूं तो Fe2 पॉजिटिव और Cr2 पॉजिटिव में तो सेम है, ये तो दोनों सेम है। तो मैक्सिमम किस में? मैक्सिमम है 5, दैट इज़ Mn2 पॉजिटिव। तो किस में है सबसे ज़्यादा? Mn2 पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है। और कितने अनपेयर्ड हैं? 5 अनपेयर्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स आ सकता है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन आया वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आया, और इनमें जो इनकी स्टेट दे रखी है वो बहुत ही सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी आ सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। ठीक है, एक तो उस तरीके से आ सकता है, और एक और तरीके से आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, इस तरह का नेचर पूछने के लिए भी आ सकता है। वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकलता है। तो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि भाई अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं, अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्या होता है? डायमैग्नेटिक। ये चीज़ याद रखना। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आ जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? M =
n इंटू एन प्लस टू, ये होता है और इसकी यूनिट होती है bm। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किस रॉक के उपचार में किया जाता है। फ्रेंड देखो, जो हमारे बात करें अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका बहुत सारा यूज़ है। इनका यूज़ कैटलिस्ट में भी होता है, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट में भी होता है बीमारियों के अलग अलग, और इनके कारण कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके कारण कुछ ना कुछ बीमारी भी होती है। ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे हैं, कुछ ना कुछ बीमारी भी होती है। ठीक है, तो अब इसने कहा जो कोबाल्ट 60 है, इसका जो उपयोग होता है वो किसके उपचार में होता है। तो कोबाल्ट 60 का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स, ये होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आपको पता होना चाहिए किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो कोबाल्ट CO60 जो है वो किस में यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ओके, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हृदय रोग इस चर्म रोग या स्किन में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से एक और बताता हूं, आयोडीन 131। आयोडीन 131 आयोडीन का एक आइसोटॉप है और ये थायराइड कैंसर के में होता है। होता तो कैंसर में ही है, लेकिन थायराइड कैंसर के केस में आयोडीन 131 आइसोटॉप यूज़ होता है। तो कुछ सब्सटेंसेस जो किसी ना किसी बीमारी में यूज़ होते हैं, उनकी तरफ से उनका भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, P4H10 में PO बंधों की संख्या क्या है। ये कह रहे P4O10 यानी कि हमारा जो है इसमें फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 10 है। अगर इसमें हम बनाएं स्ट्रक्चर, तो P और O वाले बंधों की कितनी संख्या है, यानी P और बॉन्ड हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 तो फॉस्फोरस है, 10 ऑक्सीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो एक ऑक्सीजन होती है वो जनरली क्या होती है, वो जनरली 2 के बीच में कॉमन होती है। वो जनरली क्या होती है, 2 के बीच में कॉमन होती है। अब ये देखो आप, ठीक है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी जो ऑक्सीजन है वो कॉमन है। अब इसमें देखो ध्यान से क्या होता है, ये ऑक्सीजन इन 2 से जुड़ी और एक ऑक्सीजन इन 2 से जुड़ी। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है P4O10 का। फ्रेंड्स, P4O10 के अलावा मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके सल्फर के एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके हैलोजन एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके स्ट्रक्चर आपको क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया। जितने भी सल्फर के एसिड हैं वो सब, हैलोजन एसिड है वो सब, फॉस्फोरस के जो एसिड्स हैं वो सब भी आपको क्लियर होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, उनमें बॉन्ड किस किस तरह से वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन इसमें ये था, P4O10 के स्ट्रक्चर में P और O के बंधों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आप काउंट कर लो कितनी है इसमें, आप मुझे बताओ जल्दी से काउंट करके। तो ये आपकी आएगी, कितनी आएगी, 16 बॉन्ड है P फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड। ठीक है, तो कितने आए, 16। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है इसका, ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, SO2 की संरचना और संकरण क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2। SO2 की संरचना और स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड अगर हम देखें तो हम जनरली जो SO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऐसे बना सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, और इसके ऊपर एक लोन पेयर बच गया। तो हमें कैसा लगता है कि लीनियर है, एक्चुअली लीनियर नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान देना, VSEPR थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें पता है कि जो लोन पेयर इंट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंट्रैक्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का इंट्रैक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, ये सबसे कम होता है, लीस्ट है। तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर तो पास भी रह सकते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पास नहीं रह सकते, दूर रहेंगे। यानी ये जो लोन पेयर है ना इसके ऊपर, ये इनको पुश करेगा नीचे की ओर। तो इसके कारण जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में आप ये देखो कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा है मुझे बताओ जल्दी से। ये कैसी शेप है, वी शेप है। कैसी शेप है, वी शेप है। एक बात तो ये क्लियर होगी हमारी कि ये वी शेप है। लेकिन अब उन्होंने पूछा कि संकरण क्या है, हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। तो फ्रेंड इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। अब sp2 क्यों है, क्योंकि इसमें देखो सल्फर ऑक्सीजन के बीच क्या बनना है, डबल बॉन्ड। वो किस में आता है, sp2 में आता है। डबल बॉन्ड हमेशा किस में होता है, हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 में। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, V आकृति और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो C इज द करेक्ट आंसर। ओके,
अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बेंजोइक अम्ल में कितने बंध होते हैं, हमें बताना है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में सारे बॉन्ड्स बताने हैं, सिग्मा भी और पाई भी, सब कुछ। तो बेंजोइक एसिड का हमें बिल्कुल डीप स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, सिंपल जो लाइन स्ट्रक्चर होता है उससे काम नहीं चलेगा। बेंजोइक एसिड में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, बेंजीन के ऊपर एक COH ग्रुप होता है। अब क्योंकि इसके भी बॉन्ड देखने हैं तो इसे भी हम पूरा डिटेल में बना लेते हैं, ठीक है। तो COOH में क्या होता है, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब इसके ऊपर बेंजीन लगा हुआ है यहाँ से, ये। अब इनके ऊपर हाइड्रोजन भी है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बनाया ये होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें कितने बॉन्ड हैं, सिग्मा कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं वो बताने हैं। तो पाई बॉन्ड ही गिन लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पाई बॉन्ड जहाँ पे होता है डबल बॉन्ड वहीं पे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आ गया पाई बॉन्ड 1, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेकेंड पाई बॉन्ड, फिर एक थर्ड पाई बॉन्ड और एक 4 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, पाई बॉन्ड आए इसमें 4, पाई बॉन्ड कितने हैं 4 आ गए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। पाई बॉन्ड को छोड़ने के बाद सारे बॉन्ड गिन लो, सारे के सारे सिग्मा हैं। तो 1 2 3, 3 तो ऊपर हो गए, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए 14। तो इसमें कितने हैं 14 सिग्मा और, ठीक है, सिग्मा एक रह गया, हाँ ये रह गया 15 सिग्मा है, 15 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 15 सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, और पाई बॉन्ड किसमें होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है, और 4 इसमें पाई बॉन्ड है। सो दिस इज द आंसर। तो बेंजोइक एसिड में केवल ये नहीं कि बेंजीन का निकाल दो, नहीं जी, जो चीज़ जुड़ी हुई है उसके भी स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन्हें भी काउंट करना है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या है। फ्रेंड्स द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, या हम कई बात डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आवेश गुणा दूरी, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई क्या होगी, जो आवेश की इकाई है दैट इज कुलाम, और दूरी की जो इकाई है वो मीटर, तो क्या हो गई कुलाम मीटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द्विध्रुव की इकाई क्या हो गई, द्विध्रुव आघूर्ण की कुलाम मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पेरोक्साइड बंध अनुपस्थित है, इनमें से किस में पेरोक्साइड बंध अब्सेंस है। अब देखो ये चीज़ मैं कह रहा था ना कि भाई आपको सल्फर के एसिड बनाने आने चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है ना H2O7 2 नेगेटिव, ये भी सल्फर एसिड है, और H2O8 2 नेगेटिव, ये भी सल्फर एसिड है। फिर है CrO5, ये भी एक कंपाउंड है बढ़िया सा, और BaO2 ये भी है। तो इसमें से हमें बताना है कि किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड अब्सेंट है। तो एक काम करता हूँ, मैं इन सबके स्ट्रक्चर आपको बनाता हूँ ताकि आपको ईजिली पता लग जाए इनके स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं किससे, हम शुरू करेंगे H2O7 2 नेगेटिव से। तो सबसे पहले अगर मैं H2O7 2 नेगेटिव का बनाता हूँ तो ध्यान दो इसमें क्या हो रहा है कि सल्फर के जो 2 एटम हैं उनके बीच में एक ऑक्सीजन आ रही है। पहले मैं बना रहा हूँ H2O7 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसमें सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन है इस तरह से, बाकी जो ऑक्सीजन है देखो इस पर भी कनेक्ट है, इस पर भी कनेक्ट है, 5 हो गई। एक ये है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन ये है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट चुकी है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होती तो वो यहीं ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती, अब वो हट गई तो 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया, ठीक है। क्यों, एक इस ऑक्सीजन पे, एक इस ऑक्सीजन पे। तो ये एक्चुअली कौन सा एसिड है, ये H2S2O7 है। अगर हम इस पे हाइड्रोजन लगाते तो ये क्या बन जाएगा, H2S2O7, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पेरोक्साइड बंध अनुपस्थित है कि नहीं। पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, पहले ये समझो, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो होता है वो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो अगर हम इसमें देखें कोई पेरोक्साइड बॉन्ड है, नहीं है, तो यही जो है इसी में पेरोक्साइड बॉन्ड अब्सेंस है। ए इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर है। बात करते हैं बाकी का भी, देख तो स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसमें है H2O8, तो फ्रेंड्स इसमें बस इतना सा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ गया, बाकी स्ट्रक्चर जैसा अभी पहले बनाया था वही है।
ठीक है, ये किसका है? अगर हम इसे एसिड बनाएंगे तो बनेगा H2S2O8, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा। अब देखो इसमें हमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड दिखता है। इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक पेरोक्साइड बॉन्ड, ये वाला, ये क्या है हमारा? पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इसमें तो प्रेजेंट है, इसमें तो प्रेजेंट है। ठीक, बात करते हैं CrO5 की। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें नहीं होगा, तो अगर मैं बात करूं CrO5 का, एक बटरफ्लाई वाला डायग्राम होता है बहुत अच्छा सा। इसमें Cr के साथ एक तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होती है और बाकी ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ी होती है। तो अगर आप इसको भी देखें तो यहाँ पर भी आपको ये दो पेरोक्साइड बॉन्ड दिखेंगे, एक ये और एक ये दोनों क्या है? पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो भाई इसमें भी पेरोक्साइड है। ठीक है, CrO5 में। BaO2 की बात करते हैं तो देखो Ba में क्या है? ऑक्सीजन जो दो हैं वो भी पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो सबके स्ट्रक्चर बना के बता दिया, केवल A मिला जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, जबकि ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा है तो पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। फ्रेंड्स, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि जितने भी हमारे सल्फर के एसिड हैं, फॉस्फोरस के एसिड हैं, हेलोजन एसिड है और कुछ खास स्ट्रक्चर जिनमें ये पेरोक्साइड बॉन्ड या सल्फर बॉन्ड पूछा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर? हमें इसमें कलर कंपाउंड बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो कलर कंपाउंड की बात करते हैं तो कलर कंपाउंड फ्रेंड्स इसमें से वही हो सकता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है CuF2 में। किसमें? CuF2 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये अगर CuF2 की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर आप मुझे बना के बताओ कि क्यों होता है। तो रीज़न समझिए, एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ CuCl की तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 होता है। 3D10 क्यों होता है? क्योंकि एक जो ये Cl जुड़ा हुआ है ना, एक जो Cl जुड़ा हुआ है वो 4s1 से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, समझ गए? ये किसका लिखा मैंने? ये लिखा सिर्फ और सिर्फ कॉपर आयन का। अगर मैं इसमें Cl हटा दूँ तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ CuF2 की तो इसमें जो ये है Cu2 पॉजिटिव है और इसका होता है 3D9, और 3D9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और एक अनपेयर्ड के कारण D ट्रांजिशन होता है और इसी के कारण जो कंपाउंड होता है वो कलर होता है। कैसा होता है? वो कलर्ड होता है। ठीक है, अब बात करता हूँ Ag2SO4 की। सल्फेट आयन कभी भी कलर नहीं होते। MgF2 की बात करता हूँ, मैग्नीशियम है, कलर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा कलर होगा? CuF2 एंड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की। एसीटोन के इनॉल रूप में होते हैं। ये कहना है जो एसीटोन का इनॉल रूप होता है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर होता है, ये हमें बताना है। तो बात करते हैं कि भाई जो एसीटोन है अभी आया भी था, उसका स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये होता है। लेकिन इसके इनॉल फॉर्म से क्या मतलब है? देखो फ्रेंड्स, इनॉल, ये जो वर्ड आया है इनॉल, इसमें दो चीज़ हैं। एक तो है इन जो कि आया है एल्कीन के लिए। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के लिए, और जो ओल आ रहा है फ्रेंड्स ये आया है एल्कोहल के लिए, यानी इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं एसीटोन का हम ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा और OH भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? एसीटोन का इनॉल रूप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो इसमें यहाँ पर कार्बन के साथ जो CH3 है उस पे से एक हाइड्रोजन हटके वो जाता है ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड दे देता है कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है इसका इनॉल फॉर्म में, ओके, जो इनॉल फॉर्म में स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? देखो इस तरह से CH3 एज इट इज, ये वाला, ये C। अब यहाँ पे आ जाता है OH और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर बात करें ये दोनों के दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, एक बात। ठीक है, और फ्रेंड कौन से आइसोमर्स हैं? ये हैं टोटोमर्स, ये भी ध्यान देना। कौन से हैं? टोटोमर्स। ओके, अब इसमें आपको सब कुछ बताना है कि कितने तो बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, वो सब कुछ बताना है। ठीक है, तो ये हमें काउंट करना पड़ेगा और हम बता सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? तो जल्दी से काउंट कर दो, कितने लॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, कितने, सब कुछ बताना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें तो सबसे पहली बात कि लोन पेयर देखो कितने हैं। क्या इनमें से किसी पे लोन पेयर? यस, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो भी कितने होते हैं? दो बॉन्ड तो जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के, तो दो तो लोन पेयर है।
एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो देखो एक तो OH के बीच सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, OH के बीच एक सिग्मा, फिर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच 2 सिग्मा, फिर कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच 3 सिग्मा और 3 हाइड्रोजन 6, एक के 7, ठीक है, और फिर 2 ये, तो 9 तो इसमें सिग्मा है, ठीक है, और सिर्फ एक पाई बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आएगा डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्या आंसर हो गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए कि एसीटोन आया तो इसका इनॉल ग्रुप क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनॉल ग्रुप में जनरली कुछ नहीं होता, जो भी हमारा इस तरह कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, और अगर साथ में CH3 लगा हुआ है तभी ये इनॉल फॉर्म बनता है, अदरवाइज नहीं बनता, ठीक है। ये चीज़ चलता है क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है NH3 और BF3 के बीच कौन सा बंध होता है। फ्रेंड देखो NH3 की बात करता हूँ तो NH3 के ऊपर होता है एक लोन पेयर, ठीक है, और BF3 की अगर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लुईस बेस, ठीक है, लुईस बेस। और ये कैसे काम करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये जो है BF3 ये है लुईस एसिड, लुईस एसिड, और ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एक्चुअली NH3 क्या करता है, अपने दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो पूरा लोन पेयर है वो BF3 को दे देता है और इसके साथ जुड़ जाता है बॉन्ड बना के। तो यहाँ पे क्या होता है, जो NH3 है वो BF3 को अपने लोन पेयर दे देता है। अब क्योंकि इसने पूरे के पूरे लोन पेयर इसको दे दिए, पूरे के पूरे लोन पेयर इसको दे दिए, तो यहाँ जो ये बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। तो C इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो अब बाकी का बताता हूँ। वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है, जब एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो लेकिन एक बार में एक, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, एक साथ दो नहीं, लोन पेयर नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध जब इलेक्ट्रॉन की सिर्फ शेयरिंग हो, शेयरिंग, साझा, ठीक है, कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही, ठीक है, इस तरह का अगर साझा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। हाइड्रोजन की बंध की बात बताता हूँ। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अभिक्रिया CaCO3 टू CaO प्लस CO2 चूने की भट्टी में पूर्णता की ओर अग्रसर होती है, इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है कि भाई ये जो है ये कंप्लीशन होती है, तो इसका रीज़न क्या है कंप्लीशन होने का। तो इसमें पहला जो रीज़न है वो है CaCO3 की अपेक्षा CaO अधिक स्थायी है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से ज़्यादा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये रीज़न है। इसका उच्च ताप यानी कि जो रिएक्शन है उसमें हाई टेम्परेचर होता है इसलिए ये स्टेबल है। CO विघटित नहीं होता, ये कह रहा है CO जो है वो डिकम्पोज नहीं होता इसलिए स्टेबल है, या फिर CO2 लगातार निकलती रहती है, ये कारण है। तो फ्रेंड्स ये जो है कंप्लीट इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो CO2 है वो लगातार बनती रहती है। सो D इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हुआ हमारा, D इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। और फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल Cu प्लस FeSO4 में Cu का क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखो बेसिक नॉलेज के लिए पूछा है। अगर मैं आपको बताऊं ये क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 में है, जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, उन्हीं में से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो ये पूछ रहे हैं इसमें जो Cu है उसका क्या हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स पहली बात है इसमें जो आयरन है वो जब CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये FeSO4 और Cu को अलग कर रहा है। अगर हम रिएक्शन की बात करें वैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें जो Fe है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है।
एक बात क्लियर होगी आपको यहाँ से, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल होगी। अब यहाँ भी ये भी कह सकते हैं Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये भी आप बात कह सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव में कि क्या यहाँ पे Cu का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फ्रेंड ध्यान दो, जब कोई मेटल आयन से बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई मेटल सिंपल आयन में से निकल करके ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन यानी मेटल स्टेट में जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन घटता है। अब सुनो ध्यान से, मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखता हूँ कि जो Fe है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, और यहाँ Cu है, अगर मैं आयन से हटा दूँ सल्फेट तो 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। इस साइड जाते हुए Fe 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये C हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इनका 2। तो अगर Cu की बात देखूँ तो 2 पॉजिटिव से 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। तो Cu का क्या हुआ है? रिडक्शन, दैट इज अपचयित। ठीक है, तो Cu क्या होता है? अपचयित होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, दैट इज जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का मतलब क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने अच्छे तरीके से आयन के तौर पे भी आपको समझा दी। अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, 19 की। द रिएक्शन, यह अभिक्रिया है, इन्होंने एक रिएक्शन दी है C6H5Cl प्लस CH3Cl इनटू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम दैट इज ऑन द शुष्क ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बना रहा है C6H5Cl3 प्लस ट्वाइस NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये वुड्स अभिक्रिया है, फिटिक अभिक्रिया है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया है, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया है। फ्रेंड बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह से रिएक्शन देके नेम पूछा जा सकता है रिएक्शन का कि कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ध्यान दो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बता दी है कि वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिंग आपस में एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, हेलोएल्केन से और हेलोएरीन से। ठीक है, तो मैं इनका एक हिंट देता हूँ फ्रेंड्स। वुड्स रिएक्शन जब होती है जब हमारे पास दोनों के दोनों हेलोएल्केन्स हैं, यानी हेलोएल्केन्स प्लस हेलोएल्केन्स अगर हमारे पास हैं तो वो वुड्स रिएक्शन होती है। फिटिक रिएक्शन तब होती है जब हमारे पास दोनों की दोनों हेलोएरीन्स होती हैं। क्या होती हैं? हेलोएरीन्स प्लस हेलोएरीन्स। जैसे कि बेंजीन के ऊपर लाइक C6H5Cl, इसके साथ भी C6H5Cl, तब हमारी क्या होती है? फिटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब वुड्स फिटिक की बात करते हैं, तो वुड्स का मतलब क्या हुआ? हेलोएल्केन, क्योंकि वुड्स किसके साथ डील करता है? हेलोएल्केन्स के। फिटिक किसके साथ डील करता है? हेलोएरीन्स के। तो अब वुड्स फिटिंग का मतलब क्या हुआ? हेलोएल्केन्स प्लस हेलोएरीन्स। अब ये रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो C6H5 जो है वो क्या है? एक हेलोएरीन है, बेंजीन के साथ है तो हेलोएरीन हुआ। अब ये CH3Cl क्या है? ये हुआ हेलोएल्केन्स। तो कौन सी रिएक्शन हुई? C, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सो इसका आंसर क्या हुआ? C आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब एक हेलोएल्केन्स एक हेलोएरीन्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है। दो हेलोएल्केन आपस में रिएक्ट करते हैं इनटू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो ये वुड्स अभिक्रिया होती है। अब जब दो हेलोएरीन्स रिएक्ट करते हैं तो वो फिटिंग रिएक्शन होती है। ओके क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 है, अत्यधिक सक्रिय क्षार धातुओं को रखा जाता है। हाईली रिएक्टिव एल्कोली मेटल्स आर स्टोर्ड इन। जो एल्कोली मेटल्स होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किस में रखे जाते हैं? वायु में, जल में, केरोसिन में, इनमें से सभी में। तो फ्रेंड्स देखो, जो एल्कोली मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ भी बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो आग पकड़ लेते हैं, वाटर के साथ भी बहुत ज़्यादा तेज रिएक्ट करते हैं। सो दे आर पुट इन केरोसिन बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद केरोसिन। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद केरोसिन। ठीक है, क्योंकि वे केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम उन्हें स्टोर करने के लिए, रखने के लिए केरोसिन में रखते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक देखो, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अच्छी खासी वीडियो हुई है, डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दी है सब चीज़ की। ठीक है, आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जहाँ हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन।